हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर से न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, अपनी संविधान की बढ़ती हुई श्रृंखला के अंदर आज हम फिर दोबारा से बात करेंगे संविधान के टॉपिक के बारे में, जो हमारा चल रहा था भाग 5। और भाग 5 में हमने सबसे शुरू में बात की थी किसकी? तो सबसे शुरू में हमने बात की थी राष्ट्रपति की। और राष्ट्रपति की बात करने के बाद उसकी शक्तियों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। और इसके बाद हम धीरे धीरे बढ़े थे और हमने बात की थी उपराष्ट्रपति के बारे में। और इसके बाद हमने देखा था उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, यानी कि जो संघ की जो विधायिका है, जो संघ मैंने आपको 3 पार्टों में लिखवाया था, विधायिका, संघ की कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका। तो हम बात कर चुके हैं अपनी कार्यपालिका के बारे में और आज हम बात करेंगे विधायिका के बारे में, यानी संसद के बारे में, जैसे कैसे कैसे कानून बनते हैं, कैसे कैसे पास होते हैं। अब हम बात करेंगे उसकी। उससे पहले हमारा एक टॉपिक और बचता है जिसे कहते हैं हम महान्यायवादी। तो आइए, महान्यायवादी के बाद हम बात करेंगे संघ और संघ की विधायिका के बारे में। आइए तो एक प्यार वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पे जो भी स्टूडेंट, जो भी मेरा प्यारा भाई, जो भी मेरी प्यारी प्यारी बहन, अगर जो भी चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं आज की क्लास को, चलते हैं आज की क्लास की तरफ। और उससे पहले देखते हैं 4 चांद टॉपिक को। खुशबू बनकर फूलों से उड़ा करते हैं, खुशबू बनकर फूलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों पे उड़ा करते हैं। खुशबू बनकर फूलों पे उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों में उड़ा करते हैं। ये कैंचियां हमें क्या खाक रोकेंगी? ये कैंचियां हमें क्या खाक रोकेंगी? क्योंकि हम परों से नहीं, हौसलों से उड़ा करते हैं। समझ में आया? क्योंकि हम हौसला जो है एक आपका मजबूत है। अगर हौसले में आपकी ताकत है तो आप वो काम भी कर सकते हैं जो एक असंभव कार्य है, जो करना कठिन है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर एक व्यक्ति में, हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चे में वो ताकत होती है कि वो हर काम को कर सकता है, लेकिन जरूरत है उसे सिर्फ अपने आप को पहचानने की। तो आप अपने आप को पहचानें, अपने आप को देखें कि मैं क्या हूं। आप अगले दिन के काम के बारे में सोचने से पहले आप यह सोचें मैं आज क्या कर रहा हूं। जब तक आप अपने आज के बारे में नहीं सोचेंगे तो आप अपना कल कैसे बनाएंगे? आपको कल बनाना है तो आपको आज के बारे में ही सब कुछ डिसीजन आज ही लेना पड़ेगा। आप ये मत सोचें कल क्या होगा। अरे कल जो होगा वो हो जाएगा, लेकिन आज तो देखें आज क्या होगा। अगर आप आज ही अगर शांत बैठे हैं, आज ही अगर कुछ नहीं कर रहे, तो कल तो कुछ होना ही नहीं है। और जाहिर सी बात है, अगर आज अगर कुछ करेंगे आप तो कभी भविष्य में आपको वो चीज काम जरूर आएगी। तो एक बार चलते हैं अब क्लास की तरफ और देखते हैं आज के टॉपिक को। आप अपनी हेडिंग बना सकते हैं। पहले मैं आपको एक अनुच्छेद लिखवा देता हूं जिसे कहते हैं महान्यायवादी। उसके बाद में हम बात करेंगे संघ की विधायिका के बारे में। आइए वीडियो को शेयर कर दें और जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चा नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। आइए चलते हैं आज की क्लास को, देखते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है संविधान का भाग नंबर 5। आप उसी में नोट करते चलेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको मेरी क्लास नोट जरूर करनी है, क्योंकि नोट करने के बाद आप उसका रिवीजन करेंगे तो उसका एक अलग ही आनंद आएगा। आप चाहें तो 2 बार मेरी क्लास देख सकते हैं, क्योंकि 2 बार देखने का मतलब ये है कि आपको आधी से ज्यादा चीजें मैं आपको क्लास में याद करा दूंगा। आइए देखते हैं आज की क्लास को। तो हमारा संविधान का पार्ट चल रहा है भाग नंबर 5। और भाग नंबर 5 में हम बात कर रहे थे संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसकी हम बात कर रहे थे। और इसके अंदर हम टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे विधायिका को, विधायिका नहीं, कार्यपालिका को। और कार्यपालिका के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था? तो कार्यपालिका में हमने पढ़ लिया था राष्ट्रपति, और इसके बाद हमने पढ़ा था उपराष्ट्रपति, और उसके बाद पढ़ा था संघ का मंत्रिपरिषद,
और इसके बाद हमने इसमें मंत्रिपरिषद में ही आता है प्रधानमंत्री। यहां तक कि हम बात कर चुके थे, इससे आगे की जानकारी को आज हम देखेंगे। तो आप अपनी हेडिंग बना सकते हैं कि भारत का महान्यायवादी। आपको मैं एक पेज पर लिखवा देता हूं, इसे सबको मिटा देता हूं। ये मैंने जानकारी आपको दे दी है, ये चीजें मैंने पढ़ा चुका हूं, आप चाहें तो उस क्लास को देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे भारत का महान्यायवादी। तो देखेंगे अनुच्छेद नंबर 76, और 76 में हमारा आता है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी ये हमारा आता है 76 के अंदर। और ये क्या होता है? तो यही होता है हमारा भारत का पहला विधि अध्यक्ष, यानी भारत का जो प्रधान विधि अध्यक्ष, यानी भारत का जो प्रथम विधि अध्यक्ष कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। और यही हमारा क्या होता है? तो यही होता है सरकार का प्रथम वैधानिक सलाहकार, यानी कि सरकार को वैधानिक यानी जो कानूनी तरीके से सलाह दे सकता है, वो कौन दे सकता है? तो यही दे सकता है महान्यायवादी। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति भारत में करता है राष्ट्रपति। यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आपसे पूछा जा सकता है कि नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। इसके बाद आता है योग्यताएं। इसकी क्या योग्यताएं होती हैं? तो महान्यायवादी की योग्यताएं आपसे पूछी जाएंगी, तो वही होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट की होती हैं। मैं आपको आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट की सारी योग्यताएं लिखवाऊंगा कि 10 साल तक वो किसी कोर्ट में कार्य कर रहा हो, या 5 साल तक कहीं वकालत की हो, उसकी उम्र 6 से 65 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी 6 वर्ष पूर्ण होने तक या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। इसके बारे में आपको लिखवाऊंगा। और आइए 1 बाय 1 लिख लेते हैं इसकी योग्यताओं के बारे में। तो आइए देखते हैं, एक एक करके लोड कर लेते हैं इसके बारे में। तो आप महान्यायवादी के बारे में नोट करते चलें। तो ये कौन होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी, भारत का प्रथम विधि अधिकारी। और अगला हमारे पास इसी में लोड करेंगे कि ये कौन होता है? तो भारत का वैधानिक सलाहकार, यानी विधि यानी कानून बनाने से संबंधित अगर कोई सलाह लेना चाहता है तो ये सलाह दे देता है, अपनी सहमति देता है। आइए इसके बाद हम नोट करते हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति, तो भारत के अंदर इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? तो इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि त्याग पत्र किसे देता है? तो त्याग पत्र भी किसे देता है? राष्ट्रपति को। यानी राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत काम करता है कौन? महान्यायवादी। मैंने आपको ये सारी जानकारियां लिखवा दी हैं, और योग्यताओं में भी आप लिख सकते हैं इसकी योग्यताएं क्या होती हैं। तो योग्यताएं होती हैं इसकी सुप्रीम कोर्ट के समान। जब सुप्रीम कोर्ट आएगा तो मैं आपको इसके साथ में पूरी जानकारी दूंगा। मैंने आपको बता तो दिया है, आप चाहें तो वीडियो पोस्ट करके उसे लिख भी सकते हैं। आइए इसके बाद हम अगला देखते हैं। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो महान्यायवादी है ये अपना वोट कर सकता है या नहीं? तो प्यारे साथियों, ये अपना वोट कर सकता है, लेकिन ये वोट नहीं कर सकता, लेकिन कहीं भी जाकर ये अपने भाषण दे सकता है और अपनी बात बता सकता है, लेकिन उनके पक्ष में वोट नहीं दे सकता। यानी बात करेगा तो सिर्फ दोनों पक्षों के बारे में बात करेगा, किसी एक पक्ष के बारे में वोट नहीं करेगा। आइए देखते हैं इसके बारे में। आप पैसे तो मैं आपको आगे लिखवाऊंगा, इसके बारे में आप पहले आप अपना पॉइंट डाल लें, जिसे कहते हैं संसद की विधायिका, यानी संघ की विधायिका के बारे में हम बात करेंगे। आप नोट कर लें संघ की विधायिका। तो आइए प्यारे साथियों एक बार शेयर कर दें, जिससे कि सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाएं।
तो आप नोट कर लें, संघ की विधायिका। कार्यपालिका के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब करेंगे। और इसके अंदर हमारा क्या आता है, तो इसके अंदर आता है संसद। इसके अंदर क्या आएगी, संसद। संसद में क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आइए इन्हीं के बारे में हम वन बाय वन देखते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। 79 अनुच्छेद नंबर 79 कहता है, अनुच्छेद नंबर 79 कहता है कि अनुच्छेद नंबर 79 कहता है कि भारत की एक संसद होगी, यानी संघ की जो शक्तियां होती हैं वो संसद के अनुसार चलाई जाएंगी। यानी कि जो संसद है उसका जिक्र कहां करा गया, तो अनुच्छेद नंबर 79 में। 79 में क्या है, संसद। इसके बाद और संसद में हमारा कौन होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा, और इसके बाद हमारा आता है, इसी में होता है राष्ट्रपति भी। संसद मिलकर बनी होती है। मैंने आपको ये जानकारी पहले भी लिखवा दी थी, अब दोबारा लिखवा रहा हूं क्योंकि अनुच्छेद आ चुका है इसका। इसके बाद आता है हमारे पास अनुच्छेद नंबर 80, और 80 में आता है हमारा राज्यसभा। 80 में क्या आता है, राज्यसभा की संरचना। आप लिख सकते हैं राज्यसभा। राज्यसभा की संरचना। आपको मैं वन बाय वन सभी के बारे में बिल्कुल डीपली नोट करवाऊंगा। आप एक बार इसे अनुच्छेद को ऊपर लिख लें, क्योंकि बोर्ड हमारा जो है थोड़ा छोटा है। आप इस चीज की टेंशन ना लें, मैं आपको जानकारी पूरी लिखवाऊंगा। तो मैंने अभी आपको क्या लिखवाया, राज्यसभा। तो राज्यसभा के बारे में आप पॉइंट नोट करेंगे, राज्यसभा। और कौन से अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 80। आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं, ये क्या है, उच्च सदन। कैसा सदन होता है ये, तो ये होता है उच्च सदन। और इसी में क्या क्या होता है, तो इसी में होते हैं 250 सदस्य। इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं अधिकतम, तो इसके अंदर अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250। और इसके अंदर न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो इसके अंदर न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो आप वन बाय वन सभी को नोट करते चलेंगे। आइए देखते हैं अधिकतम सदस्य। अधिकतम सदस्य होते हैं 250, और इन 250 में क्या होता है, 12 होते हैं मनोनीत। और इन 12 मनोनीत सदस्यों में क्या होता है, 12 मनोनीत सदस्यों को कौन मनोनीत करता है, तो इन 12 मनोनीत सदस्यों को कौन करता है, राष्ट्रपति मनोनीत। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य। और इसके बाद हमारे पास अगली जानकारी आती है जिसे कहते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, तो अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, 250। लेकिन जो हमारे वर्तमान में सदस्य हैं, तो वर्तमान में हमारे सदस्य हैं 245। आप वर्तमान डिटेल भी लिख सकते हैं। वर्तमान में सदस्य कितने हैं, तो ये हैं 245। और 245 पर चुनाव, 12 को निकाल देंगे तो और इन पर सब पर चुनाव होते हैं। इसके बाद हमारे पास अगली जानकारी आती है कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, और राज्यसभा का कार्यकाल क्या वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का। तो आइए इसे नोट कर लेते हैं। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती। और इसके बाद हमारे पास अगला आता है कि राज्यसभा का
जो कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, इधर नोट कर लें। इसका कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है 5 वर्ष। लेकिन 5 वर्ष तो होता है, लेकिन क्या होता है, अगर भारत के अंदर कोई अगर आपातकाल या कोई आपातकाल की स्थिति बन जाती है, यानी 3 तरह के आपातकाल होते हैं, अगर कोई भी आपातकाल की स्थिति लग जाती है तो हमारे भारत के अंदर क्या होता है, तो कार्यकाल को 1 साल बढ़ा सकते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ सकता है। तो आइए देखते हैं इसी पॉइंट को। और इसके बाद हमारे पास आता है इसके यानी कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता और इसका कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष। तो हमने जैसे कि इन्हीं सभी के बारे में जानकारी ली। तो आइए प्यारे साथियों, अब देखते हैं अपने अगले पॉइंट को। और अगला आता हमारे पास 81, और 81 में है लोकसभा। 81 में हम बात करेंगे लोकसभा की। आप नोट जरूर करते चलें, लोकसभा। लोकसभा कैसा सदन है, तो यह है एक निम्न सदन, और इसमें अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, तो इसमें अधिकतम सदस्य होते हैं अधिकतम सदस्य होते हैं 552। लेकिन वर्तमान के अंदर कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में सदस्य हैं, वर्तमान में है 550। क्योंकि जो 2 होते हैं ये एंग्लो इंडियन होते हैं और इन्हें वर्तमान में संविधान संशोधन 104 के तहत इन्हें समाप्त कर दिया है। और अब क्या होता है, तो अब 550 सदस्य हैं, क्योंकि हमारा एक पेपर हुआ था जिसे कहते हैं यूपी ट्रिपल एस पैट 2021, जिसके अंदर हमें आंसर दिया गया था 550। उसमें क्वेश्चन आया था कि लोकसभा के अंदर अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो उसमें ऑप्शन नंबर था 552 भी और 550 भी। तो सरकार ने किसे माना था, तो विभाग ने 550 को आंसर माना था। आइए इसके बाद हम अगली जानकारी को देखते हैं। अगला हमारे पास आता है जिसे कहते हैं, और आप इसे नोट कर सकते हैं कि इसका कार्यकाल कितना होता है। इसका कार्यकाल भी कितना होता है, तो 5 वर्ष। कितना कार्यकाल होता है, 5 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। मैंने इनको सभी पॉइंटों के बारे में धीरे धीरे आपको सारी जानकारी दी। आइए देखते हैं अपने अगले पॉइंट को अब। और अगला पॉइंट हमारे पास आता है 82, और 82 आता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, यानी प्रत्येक जनगणना के बाद जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा और राज्यसभा, इनकी सीटों में बदलाव किया जाएगा। ये अनुच्छेद नंबर कौन सा कहता है, तो 782। आइए नोट कर लेते हैं। और आपको एक जानकारी मैं आपको थोड़ी सी और बता दूं, आप इधर नोट कर लें। राज्यसभा में आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष, राज्यसभा में आप नोट करेंगे इसे, वो मैं लिखवाना भूल गया हूं, प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य, प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाता है। यानी प्रत्येक 1 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त, यानी कि 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा कर दिए जाते हैं। कितने साल के बाद, 1 साल के बाद। हर 1 साल के बाद 1/3 सदस्य राज्यसभा में से निकाल दिए जाते हैं। आप इसे नोट कर लें। देखते हैं 82 को, आप नोट कर लें 82, इसे वहीं पर नोट करना है। 82, तो 82 हमारा कहता है अनुच्छेद नंबर, प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा
कि सीटों में बदलाव किया जाएगा। लेकिन बदलाव किया जाएगा ये बात कही किसके अंदर, अनुच्छेद नंबर 82 के अंदर। परंतु जब हुआ संविधान संशोधन 104 में संविधान संशोधन के तहत हमें तय कर दिया गया कि अब जो हमारे सीटों में बदलाव होगा वो 10 वर्ष के बाद होगा। तो यानी कि इस बार जो है वो सीटों में बदलाव नहीं है, वही की वही सीटें हैं, क्योंकि हमारी 104 में जो संविधान संशोधन हुआ था इसमें 10 वर्ष बढ़ा दिया किसे, इस वाले अनुच्छेद के अनुसार। यानी जो सीटों का बदलाव था उसे 10 वर्ष के लिए एक्सचेंज कर दिया है। आइए देखते हैं अपने अगले अनुच्छेद को। और अगला अनुच्छेद आता है हमारे पास जिसे कहते हैं 83, और 83 में आता है हमारा संसद का कार्यकाल। 83 अनुच्छेद 83 संसद का कार्यकाल। संसद के अंदर जो हमारा राष्ट्रपति है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा की। तो लोकसभा कार्यकाल जो होता है कितना होता है, 5 वर्ष का। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। नई सरकार से 5 वर्ष का कार्यकाल होता है किसका, लोकसभा का, सही है। और उसके बाद हमारे पास आता है राज्यसभा। राज्यसभा में क्या होता है, तो राज्यसभा में कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। आपको मैं पहले जो है मैंने थोड़ा पॉइंट गलत लिखवा दिया, उसे आप नोट कर लें कि राज्यसभा का कार्यकाल मैंने 5 वर्ष लिखवा दिया, उसका कितना होता है, 6 वर्ष। तो आइए यहां पर नोट कर लेते हैं। ये कार्यकाल जो है वो हमारा इस अनुच्छेद में मैंने उसमें भी लिखवा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अनुच्छेद से अगर पूछा जाए तो यहां से लिख लेंगे आप। तो इसके अंदर है कार्यकाल, तो आप लिख सकते हैं पहले लोकसभा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष। लेकिन क्या होता है, आपातकाल की स्थिति में इसे 1 वर्ष बढ़ा दिया जाता है। बढ़ा देते हैं। और इसके बाद हमारे पास कार्यकाल आया, इसके बाद आया राज्यसभा। और राज्यसभा में क्या है, तो राज्यसभा में कार्यकाल होता है, कितना होता है कार्यकाल, तो ये होता है 6 वर्ष का। आप पहले जो मैंने गलत लिखवा दिया उसे आप नोट कर लें। राज्यसभा का कार्यकाल ये कब होता है, तो नई सरकार से शुरू होता है 6 वर्ष तक के लिए राज्यसभा का कार्यकाल। इसके बाद हमारे पास आता है जिसे कहते हैं 84, और 84 में हमें दिया है कि संसद के सदस्यों की योग्यताएं, संसद के सदस्यों की क्या क्या योग्यताएं होंगी उसके बारे में बताया हमें 84 के अंदर। आइए 84 की हम बात करते हैं बिना देरी के। आपने नोट कर ही लिया होगा, योग्यताएं यानी लोकसभा और राज्यसभा की योग्यताएं। कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 84 के अंदर। और योग्यताओं में क्या होगा, तो योग्यताओं में वही होगा कि भारत का नागरिक हो और वह पागल या दिवालिया ना हो और वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। इसके अंदर ये क्या योग्यताएं, तो आप नोट कर सकते हैं एक एक करके कि वह भारत का नागरिक हो, ये तो सभी के अंदर आएगा। मैं पहले ही बता चुका हूं, भारत का नागरिक हो, और इसके बाद पागल या दिवालिया ना हो। और इसके बाद हमारे पास आता है कि किसी लाभ के पद पर ना हो।
इसके बाद हमारे पास आता है, जैसे आप नोट कर सकते हैं 1 बाय 1 कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं, राज्यसभा की आयु ये कितनी होती है? 30 वर्ष। और लोकसभा का कितना होती है? लोकसभा का कार्यकाल होता है हमारा 25 वर्ष। आयु या कार्यकाल 25 वर्ष। इन दोनों में यही चेंज होगा, वरना दोनों की योग्यताएं सेम है। आइए, इसे आप उम्र को जरूर ध्यान रखें, उम्र पूछी जाती है आपसे, ज्यादातर पेपरों में इसकी जानकारी आपसे पूछी गई है। आइए, तो इसके बाद हम अगला अनुच्छेद देखते हैं, जिसे कहते हैं राष्ट्रपति का भाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो आइए, इनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक बार और देख लेते हैं। राष्ट्रपति का 85 अनुच्छेद नंबर क्या कहता है? 85। अनुच्छेद नंबर 85 कहता है कि संसद के सदस्यों को राष्ट्रपति चाहे तो समय समय पर सत्र के लिए बुला सकता है। यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकता है? तो संसद के सदस्यों को बुला सकता है। काय के लिए? सत्र के लिए। तो आइए इसे नोट कर लेते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो वह संसद के सदस्यों को सत्र के लिए बुला सकता है। इसके बाद हमारे पास अगला आता है, इसी के बाद 86। और 86 में क्या कहता है? तो अनुच्छेद नंबर 86 कहता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण कहता है हमारा 86। और 86 के बाद हमारा पास आता है 87। और 87 में हमारा कहता है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। और राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होगा ये कब शुरू होगा? तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है ये कब शुरू होगा? नई सरकार के प्रथम सत्र पर यह शुरू होता है। नई सरकार के प्रथम सत्र पर शुरू होता है क्या? तो आइए देखते हैं अपना 87 तो शुरू होता है नई सरकार पर। 87 हमारा कहता है अनुच्छेद नंबर 87। और ये क्या कहता है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। यानी राष्ट्रपति को कोई भी बात विशेष रूप से बतानी होगी तो अनुच्छेद 87 वहां पर लागू हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अपनी अगले अनुच्छेदों के बारे में, और अगला अनुच्छेद आता है 88। और 88 में मैंने आपको अभी अभी बताया कि अनुच्छेद नंबर 88 कि जो महान्यायवादी है कहीं भी जाकर बैठ सकता है, परंतु संसद में नहीं। कहीं भी जाकर बैठ सकता है परंतु संसद में नहीं, क्योंकि संसद में वार्तालाप होता है और वहां पर हर व्यक्ति अपने अपने वोट देता है, और जबकि महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है। आइए प्यारे साथियों, हमारी आज की क्लास हमारी यहीं रुकेगी।
और आज की क्लास में अगर आपको एक पॉइंट भी समझ में आया हो तो इसे लाइक कर दें और सभी को एक बार शेयर कर दें, जिससे कि सभी को इस क्लास के बारे में जानकारी हो जाए। तो आइए प्यारे साथियों, चलते हैं, अपनी क्लास से विदा लेते हैं। अंत में वही, खुश रहें, मस्त रहें, अपने अन्नदाता, अपने गुरुजनों का सम्मान करें। आइए चलते हैं, अपनी क्लास से विदा लेते हैं। एक बार सभी को शेयर कर दें और जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चा चैनल पर नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलते हैं हम। जय हिंद, जय भारत।